नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देर से ही सही, लेकिन गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही गया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 1 और 5 दिसंबर को यहां वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। यानी नतीजों की जो तारीख है वो 8 दिसंबर है। मतलब जिस दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आएंगे उसी दिन गुजरात का भी परिणाम आएगा। तो फिर दोनों राज्यों की चुनाव तारीखों के ऐलान में इतना भिन्नता क्यों, इतना अंतर क्यों? इसको लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है और उसके इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग का अपना तर्क है इसके पीछे। इसके अलावा हाल में हुई मोरबी की घटना, जिसमें लगभग 140 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी भी बता रहे हैं लापता हैं, इस पर भी सियासत खूब हुई है। अभी भी चुनाव में ये क्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। सरकार का अपना पक्ष है, अपने तर्क हैं। अब गुजरात का चुनाव किस करवट बैठेगा, क्या हालात बनेंगे, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर गेम चेंजर होंगे? मंथन आज इसी पर। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पास एक तुरुप का पत्ता है, एक ट्रम्प कार्ड है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वह 8 साल पहले दिल्ली आए ये पद छोड़कर, लेकिन उनके गृह राज्य में आज भी प्रधानमंत्री का जादू बरकरार है। उनके समर्थक आज भी नरेंद्र मोदी के लिए दीवाने हैं और भारतीय जनता पार्टी का आज भी गुजरात में वो सबसे बड़ा चेहरा है। उनके चेहरे पर वोट मिलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आगामी चुनाव परिणाम में प्रधानमंत्री की भूमिका, मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी की भूमिका, क्योंकि गुजरात में वो प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी हैं और उनकी जड़ें गुजरात की राजनीति में इतनी गहरी हैं कि उनके बिना गुजरात की भारतीय जनता पार्टी 8 साल में भी अभी चलना सीख नहीं पाई है। पिछले कुछ वर्षों से भले ही गुजरात की सत्ता में बीजेपी कायम है, एक मुख्यमंत्रियों की भी अदला बदली हुई है, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, लेकिन बीजेपी का चुनाव दर चुनाव जो हार जीत का अंतर है वो कम होता गया है। और पिछली बार 2017 में तो बीजेपी 2 अंकों में आ गई थी। सबसे बड़ी चिंता भी यही है, बीजेपी 98 से कुल मिलाकर अगर देखें तो 95 से आप मान लीजिए तो 27 साल से गुजरात की सत्ता में है। और जानकारों के मुताबिक समाज के कुछ वर्गों में संतोष जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको असंतोष है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे लोग उठा रहे हैं। इतने साल से शासन के बाद भी स्कूलों का बंद होना, कि 6000 स्कूल बंद होने का दावा विपक्ष करता है 5 साल की सरकार में। इस बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोरबी की जो दुखद घटना है, इसको लेकर भी राजनीति परवान चढ़ रही है। सवाल ये है कि क्या मोरबी गुजरात के चुनाव पर असर डालेगी और वहाँ का मतदाता क्या इसे दिमाग में रखकर वोट करेगा? ये भी बड़ा सवाल है। इस मामले में गुजरात सरकार का रवैया भी हैरान करने वाला है। सरकार दोषियों को सजा दिलाने के बजाय कोर्ट सजा देता है, उन्हें बचाने में ज़्यादा प्रतीत हो रही है। ओरेवा कंपनी के छोटे छोटे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, एफआईआर में उनका नाम तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि ये हादसा राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर हुआ और इस हादसे के बचाव में उसके पास कोई ठोस तर्क है नहीं। परतें दर परतें खुलती जा रही हैं और हादसे के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करते भी दिखना भारतीय जनता पार्टी चाह रही, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो अभी उतना संदेश कड़ा वहाँ की गुजरात सरकार दे नहीं पाई है। नैतिक रूप से जिम्मेदार ये जो कंपनी है जिसको ठेका था, उसके मालिक जयसुख पटेल को कार्रवाई की आस से बचाना भी चाहती है, ऐसा विपक्ष का कहना है, क्योंकि इस राज्य में पटेलों के नाराज होने का भी खतरा है।
वाकई ये बड़ा पेंच फंस गया है। चुनाव की पूर्व वेला में वो कोई ऐसा जोखिम उठाना नहीं चाहती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठाने में लग गई हैं। गुजरात में अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके से सभी दलों का फोकस आदिवासी वोटरों पर है, ट्राइबल वोटरों पर है। गुजरात में करीब 15% आबादी आदिवासियों की है और ये कई सीटों पर, ये कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 27 सीटों पर, तकरीबन 27 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा करीब 40 सीटें ऐसी गुजरात में हैं जिन पर आदिवासी अपना असर छोड़ते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यह इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। सभी आदिवासी वोट बैंक लुभाने में लगे हैं। गुजरात में कुल 28 सीटें हैं आरक्षित, 27 सीटें माफ कीजिएगा, वो यहाँ की कुल आबादी का 15% है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो राज्य में 10 ऐसे जिले हैं जहां आदिवासी अधिक हैं। इसके अलावा राज्य की 40 सीटों पर, जैसा मैंने बताया कि आदिवासी वोटरों का प्रभाव। दरअसल हम आदिवासी समाज का जिक्र आज मंथन में इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन दिया और सोरेन ने ताल ठोक कर कह दिया कि जाओ, नहीं आता मैं ईडी के बुलावे पर। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन आदिवासियों के देश के मौजूदा वक्त में सबसे बड़े नेता हैं। अब आगे ईडी का क्या कदम होगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चिंता जरूर सता रही होगी। अगर कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आदिवासी वोटरों में हो सकता है। ऐसे बातें राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या रिएक्शन दिया वो सुनिए। Number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February, still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of गुजरात चुनाव की घोषणा फाइनली कर दी गई है। बड़े दिनों से लोगों को इंतजार था और लोग हैरान थे कि अभी तक घोषणा क्यों नहीं की जा रही। जवाब तो सबके पास है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम गुजरात में करने थे। पिछले 25 दिन से लगातार वो गुजरात में जा रहे थे बार बार। यहाँ तक कि मोरबी दुखांतिका का राजकीय शोक तक दुखांतिका होने के तीसरे दिन हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरा अवसर देना था कि वो अपने सारे रिबन काटने के कार्यक्रम वहां कर सके। गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस के जो 11 वचन हैं, संकल्प हैं, वो गुजरात की जनता को पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी है जो ऐसे मुद्दे उठा रही है जिन मुद्दों से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, गैस पेट्रोल के दामों का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे जनता चाहती है। जैसे हमने एक वादा किया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम प्रणाली जो है नौकरी की, वो समाप्त कर दी जाएगी। यह मुद्दा लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हम अपने सकारात्मक कैंपेन के साथ गुजरात के सामने जा रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को निशाने पर रखा। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को तमाम सरकारी कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर करने थे, चुनावी कार्यक्रम, इसलिए ये देर की गई, नहीं तो हिमाचल के साथ ही में घोषित कर देते, क्योंकि परिणाम तो साथ ही में आने हैं। ये एक तरीके से ये 10 दिन का जो एक वक्त दिया गया, इस पर भी कांग्रेस पार्टी इसे 10 दिन का वक्त देने की बात कह रही है और सवाल उठा रही है। मंथन शुरू करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ गुजरात के वडोदरा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निकुल पटेल साहब जुड़ गए हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार
के न्यूज़ को वक्त देने के लिए, हमारे दर्शकों को वक्त देने के लिए। नमस्कार। उर्वशी मिश्रा जी गुजरात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जानी मानी वकील हैं। उर्वशी जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रखर प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भयानी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव शुक्ला जी भी गुजरात से जुड़ेंगे। हिमांशु भयानी साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। हिमांशु जी के बारे में बता दें कि हिमांशु जी तमाम राष्ट्रीय चैनलों में, अखबारों में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और इस वक्त हिमांशु जी पूरे गुजरात का दौरा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। हमारे एक सहयोगी जो हमारे साथ, हमने उनके साथ भी काम किया, उन्होंने हमारे साथ भी काम किया, दीपक शर्मा, उनसे बात हो रही थी तो दीपक बता रहे थे कि हिमांशु जी इस समय मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, कोई जगह छोड़ नहीं रहे हैं। तो बहुत ही जुझारू, बहुत ही बेबाक और बड़ी बेखौफ पत्रकार हिमांशु, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शैलेश जी जुड़ेंगे, देश के जाने माने संपादक, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, आज तक न्यूज़ नेशन तमाम अखबारों चैनलों के बड़े संपादक रहे हैं शैलेश जी, वो भी जुड़ेंगे। मंथन हिमांशु जी से प्रारंभ करते हैं। हिमांशु जी, आपने पूरा लगभग बहुत सारे इलाके, पूरा गुजरात एक तरीके से छान मारा और मोटरसाइकिल से घूमने का कुछ अलग ही फीडबैक को कुछ इनपुट मिलता है। बड़ी गाड़ियों में घूमिए या थोड़ा सा इधर उधर कर रही है तो अलग तरीके से इनपुट रहता है, लेकिन मोटरसाइकिल में जहां आप चाहिए रुकिए तो एक आम आदमी आपसे जुड़ता है। आज गुजरात चुनाव का ऐलान अंततः चुनाव आयोग ने कर दिया। गुजरात को लेकर क्या, इस चुनाव को लेकर क्या आपकी टिप्पणी है और वहां क्या स्थितियां, परिस्थितियां बनने जा रही हैं, बनती दिख रही हैं? हिमांशु भयानी जी। देखिए, पहले मैं जमीनी जो परिस्थिति है, जिस तरीके से आकार हुआ है पिछले 3 महीनों में या 2 महीनों में, उसके ऊपर बात करूंगा और बाद में आंकड़ों के ऊपर आऊंगा। तो एक मेरा मतलब जो पूरा व्यू है वो दोनों तरीके से, सेंटिमेंटली और नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आ जाएगा। सेंटिमेंटली अगर बात करें तो गुजरात में हमेशा ये कहा जाता है कि तीसरा मोर्चा कभी सक्सेसफुल रहा नहीं है गुजरात में, पर मुझे 1990 के हालात अभी फिर से गुजरात में बनते दिख रहे हैं। शायद एक पूरा हाउस ना हो, एक त्रिशंकु गृह हो, ऐसी संभावना है कहीं ना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हिमांशु जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये बात मुझे एक, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी हूँ, तो एक कॉर्पोरेट ने भी मुझे कही है, जाने माने कॉर्पोरेट ने, कि शायद हम इस बार एक त्रिशंकु गृह की तरफ जा रहे हैं। अभी ये कैसे हो रहा है ये समझना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जी की यात्राएं जब तक गुजरात में शुरू हुई, उससे पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल्स किए शहरों में, खास करके कहीं ना कहीं मंदी का माहौल था, तो व्यापारी फ्री बैठा था अपने धंधे पे, तो उसको लगा कि मैं क्यों ना जाके टाउन हॉल में इनको सुनूं। तो वहां पे बात आई सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी की, राइट टू एजुकेशन की और फ्री हेल्थ की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन, यह है किसी भी सरकार को भारत के नागरिक को देना ही देना है। तो इस मुद्दों को लेके लोगों में ये एक मतलब फिर से बात शुरू होगी कि आज अगर देखें तो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण जिस तरीके से हुआ है गुजरात में, जहां पे मतलब शिक्षा ऐसी चीज है कि कोई निजी स्कूलों में जाता था, कोई सरकारी स्कूलों में जाता था, पर फीस इतनी नहीं महंगी होती थी। लेकिन आज के जमाने में क्यों इसे व्यापार के तौर पे जब देखा जा रहा है, व्यापारीकरण हो चुका है पूरा का पूरा शिक्षण का जी, तब जाके क्या हुआ कि अगर 2 बच्चे भी आपके पढ़ते हो और मान लीजिए कि कोई छोटा व्यापारी 30-35 हजार महीने का घर लेके जाता है, तो उसका 12 से 15 हजार 2 बच्चों की फी स्कूल फी में चला जाता है जी। बाकी की चीजें एक्स्ट्रा है। मान लीजिए कि आप अगर ट्यूशंस करवाते, ये सब चीजें अलग है, को करिकुलम वगैरह, तो 12 से 15 हजार फीस में 15 से 2000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का माहौल है, एक छोटा सा एसी हो आपके घर में 1 टन का, या फिर आपका मतलब मोबाइल चार्जिंग हो, एक वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, तो 1500-2000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि जब 100 रुपए का पेट्रोल महंगा है, ऐसी महंगाई जो ऑयल ड्रिवन है, जिसमें करेंसी फ्लक्चुएशन भी है, जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया जिस तरीके से घिस रहा है, 83-84 के आसपास खेल रहा है रुपया, तो शायद ये कंट्रोल ना कर पाए। तो ठीक है, तो आप फ्री और बेसिक्स देते हैं, तो बाकी का खर्चा आप उठा लें। जो एक टिपिकल एक भारत के नागरिक की जो होती है कि सुबह अपने काम पे चला जाएगा, अपना दाल आटे चावल का जुगाड़ कर लेगा, अपने बेटों की फीस का जुगाड़ कर लेगा।
लेकिन इसमें सब कुछ सब्सिडाइज था एक जमाने में, आज ये सब्सिडाइज नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फिर से राजनीति चली गई गुजरात की, प्रोग्रेस बनाम डेवलपमेंट के विरुद्ध जाके बेसिक्स पे आकर अटक गई। तो ये जो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बनाम बेसिक्स की जो राजनीति है वो कहीं दूर पकड़ने लगी। तब तक भाजपा में मैं ये देख रहा था कि सबसे मतलब क्या हो रहा था कि कार्यकरों में उतना उत्साह नहीं था। सक्रिय रूप से मैं भाजपा में निष्क्रिय कार्यकर देख रहा था, और ये तब साबित हुआ, जो मैं बोल रहा था ये तब साबिती उसकी मिली, क्योंकि मैं तो लोगों से इंटरेक्ट करता था और बोलता था। तो तब ये साबिती तब मिली जब मनसुख मांडविया का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने पूछा कि आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्यों है, हमारा क्यों नहीं, और एक कार्यकर बोलते कि हम निष्क्रिय है। जब नरेंद्र भाई वापस आए गुजरात में, सभाएं लेना शुरू की, गौतम पाल का वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ और दूसरे दिन सब पोस्टर्स लग गए अरविंद केजरीवाल के, तो हिंदू विरोधी पार्टी है, तो तब जाके जो ब्रास एक था जिसको लगा बीजेपी में कि नहीं अभी राजनीति में जोर आ रहा है, वो मैदान पे आ गए। तो कार्यकर कहीं ना कहीं सक्रिय हुआ। नरेंद्र भाई की सभाएं होने लगी, उसमें भी बढ़ चढ़ के नरेंद्र भाई ने अर्बन नक्सल्स के बारे में बात की, बहुत सारी बात की। तो वापस वो राजनीति जो है, नरेंद्र भाई एक ऐसे बैट्समैन है बीजेपी में कि जो एक ही बैट्समैन है जिनको वीक शॉट्स देके, जगह देके चौके छक्के लगाने पड़ते, उन्होंने चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। तब जाके कार्यकरों में उत्साह आ गया कि चलिए वापस राजनीति उस लेवल पे आ गई। लेकिन धीरे धीरे वापस क्या हुआ, गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल हुआ, गोपाल इटालिया को 3 घंटे के लिए जेल में डाल दिया गया। तो वापस राजनीति आम आदमी के पास पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने बोला कि ये तो पटेल विरोधी है। गोपाल इटालिया ने बाहर निकल के बोला कि ये पाटीदार विरोधी सरकार है। तो पाटीदार जो एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वोटिंग फैक्टर है गुजरात में, तो कहीं ना कहीं वापस राजनीति जो आपसे बीजेपी की तरफ जा रही थी वो बीजेपी से वापस आपकी तरफ। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि जयसुख पटेल को भी शायद इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, क्या ये भी एंगल हो सकता है क्या इसमें? मैं उस पे आता हूँ। मोरबी का मुद्दा बाद में लेंगे, क्योंकि मोरबी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है मोरबी का, मतलब जिस तरीके से दुर्घटना दुखद है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मोरबी की दुर्घटना को लेकर यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी और कांग्रेस में राहुल गांधी ने कह दिया कि इस मुद्दे को लेकर हम राजनीति नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ही परिपक्व निर्णय है कि लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उस मुद्दे पे मैं आऊंगा। तो बाद में हम आते हैं नंबर्स के ऊपर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे पूरा सिचुएशन वॉबल हो रहा है, जैसे मैं लोगों से बात करता हूं और जो नंबर्स में स्टडी करता हूं, 2017 में 4.35 करोड़ वोटर्स थे गुजरात में, उसमें से 69 पॉइंट समथिंग यानी कि 70% वोटर्स पोलिंग बूथ तक है, यानी कि 3 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1.47 करोड़ वोट्स मिले, यानी कि 49 पॉइंट समथिंग 50% आप लेके चलिए, और कांग्रेस को 1 करोड़ 23 लाख वोट्स मिले। तो दोनों का अगर आंकड़ा मिलाते तो 2.70 करोड़ वोट्स और बाकी के 30 लाख वोट्स बटे अपक्ष वगैरह दूसरी पार्टियों में। इस बार अगर यही सिचुएशन पे आप चलते हैं, 70% वोटर टर्न अराउंड, 3.5 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 75 लाख वोट चाहिए अगर उसी 99 की रेंज पे पावर में रहना है। तो क्या होता है, 1 करोड़ 47 लाख वोट्स 2017 में, 1.25 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर जिनके कमिटेड वोट मैं मानता हूं, बीजेपी का कमल का बटन ही उन्होंने ईवीएम पर दबाया होगा, दूसरा कोई बटन नहीं दबाया होगा। 1.25 करोड़ कार्यकर्ता मिलकर गुजरात में लास्ट ईयर 2017 में 22 लाख वोट लाए, यानी कि 5 कार्यकर्ता 1 वोट लाया जी। अब इस बार वही कार्यकर्ताओं को 22 लाख के ऊपर 28 लाख वोट यानी कि 50 लाख वोट लाने हैं। तो वही 5 कार्यकर्ताओं को 2 वोट लाने हैं, जहां महंगाई का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है, ये सब समस्याएं है, समझ लीजिए, कोई स्वीकार करे ना करे, बट ये धरातल पे ये समस्याएं है। और उसमें आप विकास और प्रगति की जो राजनीति है वो लेकर कैसे चलेंगे, सबसे बड़ी चैलेंज। ऊपर से जब मदारीहाट में प्रधानमंत्री ने वेस्ट बंगाल में जब ये स्टेटमेंट मारा था पुल के गिरने पे, तब शायद उन्हें पता नहीं था कि मोरबी में 2022 में ये होगा, लेकिन ये अचानक हुआ ऐसे वक्त पे हुआ जब चुनाव का सिर्फ 1 महीना बाकी। तो कहीं ना कहीं फिर से मतलब एक आक्रोश है प्रजा में। जयसुख पटेल को क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है, आई थिंक ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 5 मेंबर्स की कमिटी टीम बनी है, वो जांच पड़ताल करेगी। बेसिकली पुलिस अभी फरियादी बनी है, पुलिस फरियादी बन के जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, आज एक अखबार ने, राजकोट के एक अखबार ने लिखा है कि जयसुख पटेल हरिद्वार में अपने बंगले में ऐश से जी रहे, और ये अखबार ने लिखा है कि 150 लोगों का मर्डर करने के बाद जयसुख पटेल ऐशो आराम से हरिद्वार में बैठे। हिमांशु भाई, शैलेश जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। शैलेश जी, देश के जाने माने संपादक, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शैलेश जी बहुत स्वागत है। हिमांशु भाई आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कंप्लीट करिए, शैलेश जी को चर्चा में ले। एक मिनट में मुद्दा पूरा करता हूं। तो जब धरातल पे मैं देखता हूं तो सेंटीमेंट बेसिक्स बनाम प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की राजनीति का है, और उसमें सबसे बड़ी न्यूमरोलॉजी नंबर के अगर आंकड़ों के दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि बीजेपी को जो 10 में से 7 मतदाता पोलिंग बूथ तक है उसमें से 3.5 वोट मेंटेन करने हैं, और आम आदमी पार्टी जिसका मतलब गुजरात के विधानसभा में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो उसको 0 से 3.5 वोटर्स तक जाना है। अब अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 2.25 वोट वहां से लेती है, 2 खुद के लेके आती है, क्या करती है आम आदमी पार्टी, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन इस चुनाव में मैं ये मानता हूं कि हार जीत जो है वो 100-200 वोट्स के डिफरेंस से होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुजरात में ऐसा होने की संभावना है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के लिस्ट डिक्लेयर कर दी। अब सबसे बड़ी समस्या है, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट लेवा पटेल उम्मीदवार है, तो उसके सामने अगर बीजेपी खुद का एक लेवा पटेल उम्मीदवार खड़ा करती है तो उनके वोट कटते हैं। अब लेवा पटेल उम्मीदवार के साथ दूसरी कौन सी ज्ञाति का समीकरण बैठता है जिसके साथ वो बैठ के पावर में आ सके, तो ये सब समस्या है धरातल पे। और अभी भी मतलब मदार नरेंद्र भाई पे ही है, चाहे कार्यकर्ताओं का हो, वोटर्स का हो, कहीं ना कहीं एक बिलीफ है नरेंद्र भाई के लिए। मैंने जितना भी लोगों से मिला, बातचीत हुई, नरेंद्र भाई के लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट है। वो बोलते हैं कि वो गुजरात ना पन्नोता पुत्र है, मतलब गुजरात के लाल है, गुजरात के बेटे हैं। पर जिस तरीके से दूसरे मंत्री का जो एरोगेंस आया है बीजेपी में, वो बोलते हैं नरेंद्र भाई को ठीक करना पड़ेगा या फिर हम ठीक करेंगे। जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा था गुजरात में कि अगर आपको यहाँ नहीं परवड़ता है, जितू वाघानी ने कहा था तो आप दिल्ली चले जाइए। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं रोष है। एरोगेंस और एटीट्यूड जो हुई है भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों के पिछले कुछ 2 सालों में, और जिस तरीके से कैबिनेट पूरी निकाल दी गई, तो इस मुद्दे को लेकर पब्लिक में ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं रोष। अब ये सब कैसे वोट्स में कन्वर्ट होता है ये मेरे ख्याल से देखने लायक रहेगा। और आखिरी ईवीएम में से आखिरी वोट जब तक गिना ना जाए तब तक ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में 3-3:30 बजे तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि बीजेपी मेजोरिटी में है या मेजोरिटी में नहीं। ठीक बात है हिमांशु भाई, इस बार भी ठीक बात है। शैलेश जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शैलेश जी, हिमांशु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। वो कह रहे हैं कि भाई कहीं त्रिशंकु वाली स्थिति ना हो जाए, 1990 वाली स्थिति ना हो जाए गुजरात की। और आज चुनाव आयोग ने अंततः तारीखों का ऐलान कर ही दिया है, तो आपकी पहली टिप्पणी हम चाहेंगे शैलेश जी। जी मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गुजरात देश का अकेला राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, और शहरी क्षेत्र भी सिर्फ 4 शहरों में वो केंद्रित है, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और एक कोई और। तो ये 4 जी सूरत सूरत। तो ये 4 क्षेत्रों में जो है वो सबसे ज्यादा सीमित है। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो इन 4 क्षेत्रों में, ये जो 4 शहरी क्षेत्र हैं, इसमें अधिकतम सीटें जो है वो बीजेपी को मिल गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र की जो ज्यादातर सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी। तो अर्बन रूरल डिवाइड जो है वो पहले से ही है, और इस बार आम आदमी की जितनी भी सक्रियता दिखाई दे रही है वो शहरी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जितना भी वोट काटे, बीजेपी का भी वोट काटने की स्थिति में आ गई है। और अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का नुकसान होगा। और इस बात को बहुत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने भांप लिया था, और इसलिए चुनाव की घोषणा में जो है काफी देर की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के जगह जगह प्रोग्राम लगाए गए, और इन सब चीजों के बीच से जो अभी आपके सामने स्थिति आ रही है वो ये है कि शहरी क्षेत्र में डिवीजन होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत सारे लोग जाएंगे, खासतौर पे जो शहरी गरीब हैं। दिल्ली में भी आप देखिए, दिल्ली का जो उच्च मध्यम वर्ग है और जो उच्च वर्ग है वो आम आदमी पार्टी के साथ या अरविंद केजरीवाल के साथ ही है, बिल्कुल नफरत करता है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ में है। और ये डिवाइड कहीं ना कहीं जो है मैं देख रहा हूं, और ये बात अभी सामने आई थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब महंगा हो गया है।
तो ये दोनों में कमाल का हिमांशु जी आएंगे आपके पास, शैलेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। हिमांशु जी आते हैं आपके पास। जी शैलेश जी कंप्लीट करिए प्लीज। जी ये जो दो चीजें हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन गरीब आदमी को वहां से इलाज मिल रहा है। उसी तरह से स्कूलों की तो पूरी स्थिति बदल गई है और शिक्षा वहाँ जो है बेहतर है। मैं अपने आसपास में देखता हूँ कि जिन स्कूलों में बच्चे होते नहीं थे वहाँ भीड़ है। पैरवी कर रहे हैं लोग आजकल कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, यानी पढ़ाई लिखाई होने लगी है। तो ये जो शहरी मतदाता है उसको ये आकर्षित तो करेगा। अब कितने पैमाने पर करता है, अगर बड़े पैमाने पर करेगा तो बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में बड़ा नुकसान होगा। जो अभी तक स्थिति मैं देख पा रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस फिर से अच्छी स्थिति में हो सकती है। हालांकि बहुत सारी योजनाएं जो लाभार्थी वर्ग कहा जाता है, वो लाभार्थी वर्ग तो गुजरात में भी है और चुनावों से पहले लाभार्थियों को कुछ ज्यादा ही दिया जाता है। लेकिन तब भी मैं देख रहा हूं कि वो लाभार्थी जो है एक तरह से सोचने लगे हैं कि सिर्फ इसी तरह से और इतना ही से मेरा काम कब तक चलेगा। ठीक बात है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और उसका सबसे ज्यादा दबाव जो है वो गांवों पर पड़ा है। जो लोग शहरों में आके छोटा छोटा काम करके अपनी जिंदगी जी रहे थे, 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी कर रहे थे, वो सब गांव लौट गए। सब नहीं लौटे हैं, बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन काफी संख्या में अब भी गाँव में। शैलेश जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, क्योंकि मजबूरी आप भली भांति समझते हैं, इसलिए मेरी बात को समझेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन में लगातार हम बात कर रहे थे कि गुजरात चुनाव की क्या स्थिति बनेगी। गुजरात में जो ग्राउंड जीरो पर हैं हिमांशु भयानी जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर्थिक पत्रकारिता में भी हिमांशु जी का बहुत बड़ा योगदान है गुजरात में। वो कॉरपोरेट और जो पॉलिटिक्स है उसका बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। उनसे बात हो रही थी और देश के जाने माने संपादक शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी ने भी गुजरात के जो शहरी और ग्रामीण इलाकों का बहुत शानदार विश्लेषण किया। हिमांशु जी इस चर्चा के दौरान कुछ कहना चाह रहे थे। हिमांशु जी आप अपनी बात कह सकते हैं, उसके बाद फिर राजनीतिक जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उनके पास जाएंगे। हिमांशु जी बहुत जल्दी कंप्लीट करिएगा प्लीज। एक मिनट में खत्म करता हूं। मैं यही कहना चाहता था, शैलेश कुमार जी ने जो बताया कि शहरी इलाका मतलब 65 to 70 सीट्स गुजरात में अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, जहां पे प्रॉब्लम है, ये सर्वे में आया था संघ के। और इसी वजह से अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूसरे ही दिन, जिसे परिणाम घोषित हुए दूसरे ही दिन, प्रधानमंत्री जी ने मतलब ब्यूगल कहीं फूंक दिया था गुजरात का, एक रोड शो किया था और सबसे पहला सम्मेलन ग्राम सरपंचों का किया था, क्योंकि कोरोना की समस्या गांव में नहीं थी। तो तब जाके गांव के सरपंचों को बुलाया गया था और एक बात रखी गई थी, यूपी में कैसे शानदार जीत हुई और कहीं ना कहीं उसे कन्विंस कर दिया गया था। क्योंकि कोरोना को लेके खास जिस तरीके से बेड की किल्लतें हुई थी, ऑक्सीजन की किल्लतें हुई थी, लोगों को मास्क के लिए दंड दिए गए थे, कई जगह पे पुलिस ने पीटा था, तो ये सब नाराजगियां थी शहरों में।
तो जो शैलेश कुमार जी बता रहे हैं वही बात है। और कहीं ठीक ना बात कहीं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये मतलब यही एक अंडर करंट है आम आदमी पार्टी का शहरों में। अब वो कैसे ट्रांसलेट होता है वोट्स में, यही देखना है। ठीक बात मतलब है। मेरा कहना यही था कि शैलेश कुमार जी का ऑब्जर्वेशन सही है। ठीक बात है। प्रोफेसर डॉक्टर निकुल पटेल साहब जुड़े हैं हमारे। प्रोफेसर साहब, आप तो और गहराई से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब जो ओवरऑल कहा जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, आपको शुद्ध अवध में कहा जाए या उत्तर भारत में कहा जाए कि आप 3 में ना 13 में गिने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी दोनों लड़ रहे हैं, दोनों सरकार बन रही है। तो एक तो मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा मसला ये है कि भाई शहरों में क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस शहरों में बिल्कुल नहीं लड़ पाएगी? क्या स्थिति और मूल मुद्दे क्या हैं? गुजरात के चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग ने आज विधिवत रीति से अपना चुनाव जाहिर कर दिया और अब गुजरात चुनाव मोड में आ गया है। अगर हम गुजरात के विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2002 के चुनाव से, जब से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, तो विधानसभा में सतत वो विधानसभा में जो आंकड़ा है वो घट रहा है। 125 से वो 99 तक सीमित रह गई है। जो गुजरात में लोगों का एंटी इनकम्बेंसी है वो बाहर आ रहा है। पिछले 5 साल में अगर आपने देखे तो गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के जो धारासभ्य श्री है उनके सवालों के सामने इनको पूरा चेहरा बदलने के लिए पूरी सरकार को बदलना पड़ा। और अगर हम कोविड की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाला और उसके तहत जो लोगों को जो प्रावधान मिलना चाहिए, वो जहां पे सरकार 10,000 का डेथ बता रही थी, हमने हमारे न्याय यात्रा के बाद उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि 1 लाख के ज्यादा लोग एक्सपायर और 50,000 उनको मुआवजा देने का उनको मजबूरी होना पड़ा। कांग्रेस आज चप्पे चप्पे पे है, हर एक जगह पे है। और जब हम और एक अभी आदिवासी का आपने जो बात बताया, तो साउथ गुजरात के अंदर अगर आप देखें तो तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र के उन्होंने बजट स्पीच में अनाउंस किया था, लेकिन जब अनंत भाई पटेल जो धारासभ्य श्री है हमारे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोग स्वयंभू हमारे साथ जुड़े और सरकार को वो पूरा परियोजना वापस लेना पड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गुजरात के अंदर गुजरात के लोगों को तकलीफदायी है। आज कितने सारे संगठन गांधीनगर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वही धरना प्रदर्शन के तहत लोगों का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा था। निकुल भाई, हम सारी चीजों से सहमत हैं आपके, बहुत आप शालीनता से चीजों को रख रहे हैं। निकुल भाई, पटेलों को लेकर आप खुद उसी कम्युनिटी से आते हैं। अब ये जैसे उत्तर प्रदेश में कि ये कमरिया यादव हैं, ये ग्वाला हैं, उसी तरीके से वहाँ पटेलों को लेकर आज पॉलिटिक्स की भाई ये लेहुआ हैं और अदर कम्युनिटी है। तो ये पटेलों को लेकर सभी दलों को इतना ज़्यादा क्यों फोकस है? क्या पिछली बार जो कांग्रेस ने उसका फायदा उठाया, उस 77 तक वो पहुंचे, पटेलों को लेकर ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ हो रही है? पाटीदार समाज जो गुजरात के अंदर है उसका जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है और डेफिनेटली उनके छोड़ के कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। और सभी समाज का आप देखें कंट्रीब्यूशन तो बराबर है। लेकिन लास्ट टाइम को जो पूरा माहौल था 2017 के अंदर, एक मांग उठी कि भाई हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको शिक्षा में रिजर्वेशन चाहिए, हमको रोजगार में रिजर्वेशन चाहिए। और वो मांग के तहत हार्दिक पटेल एक नेता के रूप में बाहर आए और फिर उन्होंने सरकार को जो मजबूर किया। तो कांग्रेस इस बार तो वो बीजेपी के साथ हैं प्रोफेसर साहब, तो बीजेपी को जाहिर सी बात है फायदा होने वाला है इसका। वो अभी आने वाले दिनों की बात है। लेकिन जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वापस, उनका आवाज नहीं निकलता है, तो अभी वो पैरामीटर नहीं लगेगा। अभी कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में सभी समाज के साथ मिलकर जो भी उनकी तकलीफ है, और हमारा जो आपने बताया कि वचन जो हमें वो गौरव, हर बूथ और गौरव की यात्रा हमने ऑलरेडी खत्म कर दी है और लोगों को जागरूक किया है कि इस बार धर्म आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। और लोगों ने भी समझ लिया है, पिछले 27 सालों में जो विश्वास संपादन करके भारतीय जनता पार्टी कह रही, वो आज लोगों के अंदर विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो शासन था उस टाइम पे कांग्रेस जो काम थे वो आज कांग्रेस कह रहे हैं, आप लाख कहें कि धर्म की राजनीति नहीं, वो कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड लगाएंगे, लेकर आएंगे वो। अब आप करते रहिए, किसी न किसी रूप में वो लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण होगा। आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानते हैं चीजों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप देखो लास्ट मोमेंट पे की। आपने स्कूल फीस की बात किया, 2017 में विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले ये कैबिनेट में एक परियोजना लेकर आए थे कि गुजरात सेल्फ फाइनेंस स्कूल फीस एक्ट,
उन्होंने उसमें वादा किया था कि 15,000, 25,000 और 27,000 से ज्यादा कोई भी स्कूल में फीस नहीं होगी प्राइवेट में। लेकिन वो विधानसभा चुनाव के बाद वो मुसद्दा सिर्फ अलमारी में रह गया और लोगों को आज भी फी रेगुलेटरी के कमेटी के तहत आप देखो 1 लाख रुपया फीस दी जा रही है। ठीक तो बात है। ये सब लोग बात है, प्रोफेसर तो साहब, चर्चा में जरा बीजेपी के साथी और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। संजीव मिश्रा जी, भाई चारों तरफ तो घेराबंदी आपकी है, 27 साल से आप सरकार चला रहे हैं। आपने क्या किया उन 27 सालों में, इसकी बात ही आप नहीं कर रहे हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जाहिर सी बात है बड़े अजय बैट्समैन हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, बार बार उन पर आश्रित होना पड़ रहा। गुजरात, मोदी जी ने जब गुजरात को छोड़ा उसके बाद से गुजरात की बीजेपी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई अभी तक। संजीव मिश्रा जी। नहीं दुर्गेश जी, एक लंबी बहस के बाद ये बात जरूर है कि जो लोग गुजरात से जुड़े हैं उनको गुजरात के बारे में ज्यादा बेहतर ज्ञान है और वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगी, खासतौर से कांग्रेस के जो साथी ने कहा कि 27 साल गुजरात में कांग्रेस बेहाल हो गई और उत्तर प्रदेश को मैंने उससे जोड़ा तो यहाँ 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गई। तो ये 27 साल, 32 साल, कहीं 45 साल, कहीं 60 साल कांग्रेस बेहाल हो गई, उसके पीछे के कारण नहीं जाना। ये जनता से कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं रखते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर अपना काम करती है, जनता से कनेक्टिविटी रखती है। आज बड़े पैमाने पर देश के साथ साथ मैं तो समझता हूँ कि विश्व पटल पे इस तरीके का बड़ा चेहरा आदरणीय मोदी जी हैं। ये बात अगर कोई कांग्रेस के साथी कहते हैं कि साहब वो हो गया, ये हो गया, उन्होंने वो कहा था, अरे आप कहाँ थे? आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। आपने जनता के बीच में जाके ये बात कहनी चाहिए थी और लगातार परिणाम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी 10 मार्च को यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो रिजल्ट आया है उसके बाद आम आदमी पार्टी और चाहे कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की स्थितियां क्या उत्तर प्रदेश में रही? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ विधानसभा का और आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ आए थे, संजय सिंह वगैरह तो हमारे साथी है विश्वविद्यालय के, बड़ी बड़ी बातें साहब, बिजली फ्री और ये फ्री और वो फ्री, और उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला जिन दलों का, वो लोग आज बता रहे हैं कि साहब ऐसा। संजीव जी, गुजरात की स्थिति अलग है, थोड़ा सा नेत्र खोलिए भाई। देखिए उत्तर प्रदेश और गुजरात को जोड़ के देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है आप लोग उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बुलडोजर वहां भी चलाएंगे आप। 22 साल और यहाँ पर 32 साल, इस बात को मैं सिर्फ जोड़ रहा था। बाकी 8 दिसंबर तय करेगा कौन कितने पानी में है। और मैं सीधी बात कहता हूँ, आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों आपके दर्शक हैं, डंके की चोट को इस बात पे कहूंगा कि 160 सीटों से ऊपर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। ये 8 दिसंबर को तय हो जाए। बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हिमांशु भयानी जी कह रहे हैं कि वो त्रिशंकु विधानसभा वहां होने के आसार दिख रहे हैं, और संजीव जी कह रहे हैं कि भाई प्रचंड बहुमत, मतलब जो मोदी जी नहीं कर पाए वो वहां मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र पटेल कर लेंगे। उर्वशी जी को शामिल कर लेते हैं। उर्वशी जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना आपको गिन रहे हैं ना कांग्रेस को गिन रहे हैं, तो एक तो इनको जवाब चाहिए, आप दे दीजिए। दूसरा मसला यह है कि आम आदमी पार्टी शहरों में ही सिमट कर रहेगी, गांवों में बहुत ज्यादा उसकी रीच नहीं है, हमारे लोग जो कह रहे हैं। अब आप बेहतर बताएंगे। अनम्यूट करिए उर्वशी जी अपने आप को। जनता ने इनको अनम्यूट कर रखा है। जो है सर, जनता ने अनम्यूट कर रखा है, बस बीजेपी सर अनम्यूट हो जाए तो जनता का भला हो जाए। आपने कहावत सुनी होगी, उत्तर प्रदेश में भी किया ना, मैं वही बीजेपी का वही हाल है। जी सर, मैं वही आपसे पूछना चाहूंगी, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना चाहूंगी। अगर गुजरात में और यूपी में हमने फ्री बिजली की बात कही थी, तो इलेक्शन जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश में आपने यही मुद्दा क्यों अपनाया? वहां पर आप 200 उत्तर प्रदेश में आपका खाता नहीं खुला ना, उस पर कुछ बोलिए। हिमाचल प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री लेने का जनता का अधिकार है, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं और गुजरात की जनता को क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में खाता क्यों नहीं खुला वो तो बताइए। तो गुजरात की जनता क्यों नहीं? जी, उत्तर प्रदेश में खाता खुलने का रीजन क्या रहा हो, उत्तर प्रदेश में आकर बात करेंगे। हाल फिलहाल गुजरात में भी 8 दिसंबर को बताएंगे क्यों नहीं खाता। जी सर, गुजरात में जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे तो सूरत में काफी सीटों पर आए हैं, गांधीनगर में आए हैं, गुजरात का काफी एरिया हम लोगों ने कवर किया हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो जो जनता का पैसा है, हर एक आम आदमी का पैसा है, उसे हम आम आदमी के लिए यूज करते हैं, ना कि कंपनी जैसी बड़ी बड़ी ऑफिस बनाने में खर्च करते हैं या फिर मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर लेने में खर्च करते हैं।
आज गुजरात की जनता है वो टैक्स पे करती है, जो डायरेक्टली इनकम टैक्स पे नहीं करती, वो 10 रुपए की चीज अगर खरीदती है तो उसमें से कुछ पैसा होता है, कुछ परसेंट ऑफ द प्राइस वो जनता में जाता है, सरकार के पास जाता है, टैक्स के थ्रू सरकार के पास जाता है। अगर वही पैसा हम लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे किसी और सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गुजरात में आकर के देखिए, यहाँ का किसान है, डॉक्टर है, शिक्षक है, पुलिस है, हर एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पर दुखी है। हर कोई रोड पर आकर के आंदोलन कर रहा है, उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर इतना काम किया है तो आज हर एक वर्ग के कर्मचारी को रोड पर आकर आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, आपके पास जनता ही नहीं है वहाँ पे, उभर रही है, नहीं कोई जनता नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी ही के कुछ दिल्ली के लोग जा रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत लोग उमड़ रहे हैं रैलियों में भाई, इतने लोग दिल्ली से लाद के कहाँ ले जाएंगे? आप भी क्या बात करते हैं, भयंकर भीड़ हो रही है भाई आम आदमी पार्टी की रैलियों में। दिखा रहे हैं जो दिल्ली में टैक्स का पैसा आया ना वो दिखा रहे हैं, वो कोई दिक्कत बोलिए उसी जी, बोलिए भाई, बीजेपी वाले। दिल्ली में तो हमारा जो बजट है वो ऊपर आया ही आया है, वहाँ पर हमने काफी सारे काम किए। गुजरात में मत खर्च करिए, दिल्ली वालों का क्या होगा? आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी किसी को भी लालच नहीं देती कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। नहीं, यहाँ दिया था उत्तर प्रदेश में, हम काम लेकिन चला नहीं लालच गुजरात में। आप देखिए उर्वशी जी मेरे सवाल का जवाब दे दिए। चलिए आप ये आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा वहां मैदान पे। मेरा जो आपसे सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी गांव में क्यों नहीं पकड़ बना पाई उतनी? शैलेश जी भी कह रहे हैं, हिमांशु जी भी कह रहे हैं कि शहरों में आम आदमी पार्टी जो टक्कर दे रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हो रहा है, और शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर पिछली बार नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, और कांग्रेस वाले आपको कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। नहीं सर, हम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आना चाहते। हम बस इन दोनों पक्षों की राजनीति है उसको बदलने के लिए गुजरात में आना चाहते हैं। गुजरात में अगर गुजरात के जो हर आम आदमी की समस्या है उसका समाधान लाना चाहते हैं। गुजरात में हमने जो हमारा प्रचार शुरू किया है वो हमने गाँव से ही शुरू किया है, और गाँव तक हर एक बूथ तक हर लेवल तक हमारे यहाँ के जो संगठन है उन्होंने वहां पर कार्य किया है, वहां की जनता को हमारे कार्यों से अवगत करवाया है। इसलिए ये जो अभी आपको जानकारी दी गई है वो पूर्ण रूप से सच नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रचार है वो गांव से ही शुरू हुआ है। अब यही लोग यहीं पे बोल रहे हैं, और देश के बहुत वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं। शैलेश जी कम से कम दर्जन भर चैनलों अखबारों में बहुत एडिटर इन चीफ वो संपादक रहे हैं। हिमांशु बयानी जी भी घूम रहे हैं गाँव गाँव, तो ये लोग कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बात को हम सच ना माने। कोई मेरे पास कोई कारण नहीं है। उर्वशी जी, मैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ यहाँ लीगल सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी पार्टी में क्या काम हो रहा है वो ना कि बीजेपी इतना जान पाएगी ना कि कांग्रेस इतना जान पाएगी, वो जनता नहीं जान पाएगी, केवल आम आदमी पार्टी जान पाएगी। ठीक बात है। प्रोफेसर निकुल साहब के पास चलते हैं। निकुल जी, ये बताइए कि भाई आम आदमी पार्टी कह रहे कि हम किसी को कम ज्यादा नहीं करने आए हैं, हम एक नया विकल्प देने आए। जो आप लोग जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह, शंकर जयकिशन की तरह एक बार वो आप लोग बजा रहे थे, वो तोड़ने के लिए आए हैं। वो बोलिए। लोकशाही और लोकतांत्रिक देश है। हर एक नागरिक को अपना अधिकार है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी अपना अधिकार है कि वो अपना पक्ष आके रखे। वो जनता तय करेगी कि कितने लोगों को कितनी मात्रा में विधानसभा तक पहुंचाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो निष्फलता है, आज देखो कि मॉडल क्या है, ड्रग्स का मॉडल है, हेल्थ सेक्टर का एकदम खस्ता हालत है, वैसा मॉडल है। गुजरात विधानसभा में 6000 शालाएं बंद कर दी, वैसा मॉडल है। युवानों का जो पेपर लीक का प्रॉब्लम है, वैसा मॉडल है। ये सब जो मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी ने एस्टैब्लिश किया है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो बखूबी लागू किया है। जैसे मोरबी महानगर पालिका की जवाबदेही बनती है, उसके प्रमुख और वहां के चीफ इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और आज देखो कि प्राइवेट वाले ने अपना निजी फायदे के लिए लोगों को जान को जोखिम में डाल दिया है। तो ये जो पूरी नीति है वो भारतीय जनता पार्टी की पहले से पता, पहले ही आप लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि कल धमाका होने वाला है, उसका भी तो राज बताइए। अरे आप लोग ये तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे, कांग्रेस वाले कहाँ कह रहे थे भाई? आप कांग्रेस को क्यों ट्रोल कर दे रहे हो संजीव जी? मैंने और उनका कहना था कि भाई कुछ नेता शामिल होंगे, इसलिए कह रहे होंगे। ये थोड़ी कह रहे होंगे मोरबी का पुल तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो स्थितियां थी
वो कहां से आ रही है और क्या पूरे देश में मैसेज जा रहा है, ये भी सबको पता चल रहा है। 3 महीने पहले बोडेली का 22 करोड़ का डैम बह गया, तब कहां पे थे आप? बराबर है। जब बड़ौदा के अंदर ड्रग्स का पूरा फैक्ट्री पकड़ा गया, कहां थे आप? जब आपने देखा कि कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर में आग लगने लगी, हॉस्पिटलों में आग लगने लगी, तब कहां थे आप? आप बोल रहे थे कि हम भी वहीं थे, हमारी अरे वो गुजरात में थे संजीव जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई पुल बह गया, ड्रग्स का एक मॉडल अलग तरीके से गुजरात में चल रहा है। अरे जनता की खड़े उतरते हैं उस समय, आज बड़े चैनल। चलिए ठीक है, अब मंथन एक तरीके से हम अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रहे हैं। शैलेश जी को लेते हैं, फिर हिमांशु जी को लेते हैं। हिमांशु जी आ रहे हैं आपके पास, शैलेश जी के पास जाएंगे। आ रहे हैं हिमांशु जी आपके पास, आ रहे हैं हिमांशु भाई, आते हैं आपके पास। शैलेश जी, अब बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लोग गिना रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी मुद्दे रख रही है। बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो नरेंद्र मोदी है और उनका मुद्दा हिंदुत्व है। हिंदुत्व कितना कारगर रहेगा? नरेंद्र मोदी अजय बैट्समैन के रूप में अब तक रहे हैं और वो आखिरी 3-4 ओवरों में जो रन बनाते हैं वो अपने आप में अद्भुत रहता है। तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं? ये जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, पुलों का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे हैं, ये कहाँ ठहर रहे हैं? हिमांशु भाई आएंगे आपके पास, आ रहे हैं बस। शैलेश जी से शैलेश जी के ले रहे हैं आपको, शैलेश जी की बात ले रहे हैं। शैलेश जी। किरण जी, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि लोगों का जब मोह भंग होता है ना जी, तो उनकी प्रतिक्रिया जो ऐसी होती है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली से हार जाएंगी, अमेठी से संजय गांधी हार जाएंगी, और कांग्रेस की जो दशा दुर्दशा हुई वो तो आप देख ही रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था। तो इसलिए जो नेता होते हैं कई बार जनता को समझ नहीं पाते। कांग्रेस उसके बाद लौटी, 80 में ही इंदिरा जी लौट गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 177 समझ में नहीं आया उनको। तो ये जो सोचना है कि लोग हमेशा, और शैलेश जी, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है कि इंदिरा जी ने कहा था कि भाई मैं अब संन्यास ले लूं, लग रहा है कि अब भारतीय राजनीति में मैं कारगर नहीं हो पा रही हूं, जबकि बहुत सारी फिर भी उनको काफी सीटें मिली थी। आज जैसी कांग्रेस की स्थिति नहीं थी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है संन्यास ले लेना चाहिए। आप कंप्लीट करिए। नहीं, उस समय जो 77 की स्थिति थी, उस समय उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी, 85 की 85 कांग्रेस हार गई जी। बहुत बिहार की सारी हार गई जी। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि लोग जब ठान लेते हैं ना तो कोई वो नहीं करते। इसलिए निश्चित तौर पे मोदी जी को ये फायदा है कि वो गुजरात के पुत्र हैं। लेकिन जब लोग एक बार तय कर लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मौका दे चुके हैं गुजरात में, और उस गुजरात मॉडल के नाम पर देश का चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच गुजरात में वो काम हुए हैं जो होना चाहिए था? क्या गुजरात में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई? क्या गुजरात में उद्योग धंधे बढ़ गए? एक तो देखिए, गुजराती जो है उद्योग में है, जैसे मारवाड़ी है वो व्यापार और उद्योग में है, वो जहां भी रहते हैं वो करते रहते हैं। वो देश गुजरात में रह रहे हो, गुजरात के बाहर जा रहे हो, लेकिन एक सरकार की जो भूमिका होती है जिससे कि वो और तेजी आए, क्या तेजी आई है? ये जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी का ग्राफ बहुत कम हो रहा है। अब रही बात कि धर्म के नाम पर वोट करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर से कोशिश हो रही है कि धर्म के नाम पर गुजरात को खौलाया जाए। आपको पता नहीं, आप सब लोगों की नजर पड़ी या नहीं पड़ी, वेट द्वारका जो एक टापू है द्वारका के पास, जिसमें एक कृष्ण जी का मंदिर भी बना हुआ है, और उसके आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है पानी के नीचे जो द्वारका का हिस्सा डूब गया है उसको भी निकाल लिया था। अब वेट द्वारका पहले, आजकल रोज मैं एक पोस्ट ऐसा देखता हूं कि वेट द्वारका को वक्फ बोर्ड के लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। पहले वहां हिंदू ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे मुसलमान पहुंच गए और धर्म खतरे में है। चल रहा है। ये नहीं हो रहा। ये जो है इसके पीछे एक वो सुलझाने की कोशिश है। ये मामला कोर्ट में भी चला गया था, कोर्ट का भी कुछ फैसला आया है, लेकिन जिस तरह से इसको फैलाया जा रहा है, मैं गुजरात का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। अब मैं देखता हूं कि वो घूम फिर करके हर दूसरे दिन, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम को जरूर आ जाता है। तो ये फैलाया जा रहा है। और धर्म, निश्चित तौर पर धर्म और राष्ट्रवाद, ये जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं भारत में ही नहीं दुनिया भर। और धर्म और राष्ट्रवाद जुड़ जाए तो बड़ा कमाल करता है, और बीजेपी की जीत के पीछे यही था। लेकिन जो राष्ट्रवाद है वो आप
हमेशा के लिए उसका सहारा नहीं ले सकते। आप दुनिया भर में देखो, अभी ब्राजील के नतीजे आए हैं, ब्राजील का नतीजा आया है, अल्ट्रा राइट जो था वो उसके प्रधानमंत्री थे वहां। अब जो ये लेफ्टिस्ट जो पहले 2002 से या 3 से 10 तक या 2 टर्म में रह चुके थे, वो फिर जीत गए। तो लोग हमेशा हमेशा के लिए जो है उस एक ही चीज, एक ही नारे पर नहीं चल सकते हैं। जो 2019 का चुनाव भी बीजेपी ने जीता, उसमें राष्ट्रवाद का, आप सोचिए जो कुछ हुआ पुलवामा में और उसके बाद के जो घटनाएं हुई, उसने एक राष्ट्रवाद को सतह पर ला दिया। और उसके साथ जब धर्म जुड़ जाता है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, कोई राष्ट्रवाद का कोई ऐसा उफान हो वो दिख नहीं रहा है। धर्म का चलिए वो है, लेकिन धर्म का जो उफान है वो खाते पीते समृद्ध लोगों का है। जब आदमी का पेट भर जाता है तो मंदिर की तरफ चलता है, जिसका पेट नहीं भरता वो सुबह जाके लाइन में खड़ा हो जाता है कि किसी तरह से आज का काम मिले और वो करूं और कुछ काम ठीक बात है। तो इसीलिए गुजरात पुत्र हो या राष्ट्रवाद की बात हो, लोग जो है इन तीनों को नकार सकते हैं और ऐसे कुछ कुछ संकेत तो गुजरात में मिल रहे हैं। जी जी जी। हिमांशु जी से एक बहुत दिलचस्प सवाल काफी देर से मेरे मन में था, क्योंकि ये बहुत बड़े आर्थिक पत्रकार है और कॉरपोरेट्स को वहाँ बहुत अच्छी तरह समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और राजनीति और जो अर्थ है, जो कॉरपोरेट है, जो आर्थिक पत्रकारिता, दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हिमांशु जी के अंदर मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ इनको। हिमांशु जी, कॉरपोरेट की भूमिका से कभी इनकार नहीं किया सकता चुनाव में। गुजरात में कॉरपोरेट का रुख, गुजरात पर अगर बात करें और कॉरपोरेट की बात न करें इलेक्शन में, राजनीति में, तो मुझे लगता है वो चर्चा पूरी नहीं होती। आज जो हम मंथन का समापन करेंगे वो इसी बात, इसी सवाल के साथ समापन करेंगे। फाइनल कमेंट के लिए हिमांशु भयानी जी। कॉरपोरेट्स अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट्स के जो काम संभालते हैं सरकार के साथ, जो पावर ब्रोकर्स, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही है। जैसे मैं फिलहाल शैलेश कुमार जी जो बेट द्वारका के बारे में बात की, मैं कल परसों बेट द्वारका में था, मैं रात वहां पे रहा। तो ये जो बातें आ रही है ना शैलेश जी, पहले मैं ये बता दूं कि ये बातें एकदम गलत है, क्योंकि आज की तारीख में वहां पे बोट का भाड़ा 20 रुपया है, एक तरफ जाने का और वापस आने का, तो 40 रुपया लगता है। कल का मेरा अनुभव, अगर आप अपना नंबर शेयर करेंगे, मैं फोटो भी आपको शेयर करूंगा, आपको और संपादक जी को, कि ये एकदम भ्रामक माहिती है। हाँ, डिमोलिशन जो हुआ वो सरकारी जमीन पे जो मतलब ले ली गई थी सरकारी जमीन, वहां पे चाहे धार्मिक स्थल हो या कुछ भी हो, तो वो सब डिमोलिश किया गया। और ये गांधीनगर में भी हुआ है, राजकोट में भी हुआ है, सूरत में भी। ठीक है, जब हुआ है तब हुआ है, तो उसकी कोई मतलब वो नहीं हो रहा। 98 के दायके में सतीश वर्मा नाम का एक IPS ऑफिसर, शैलेश जी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि वहां वस्तुस्थिति क्या है। मुद्दे पे आ रहा हूँ कि सतीश वर्मा ने अकेले सलाया में स्मगलरों के घर तोड़ दिए थे। यहाँ पे तो फिर भी पुलिस फोर्स सब लेके आप दे, सतीश वर्मा अकेला एक IPS जिन्होंने पुलिस मतलब ये स्मगलरों के घर तोड़ दिए थे सलाया में। तो खैर ठीक बात, वो बात और अलग मुद्दा ही अलग है, कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। पर अगर आप कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट्स के जो पावर ब्रोकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी क्या है, कॉर्पोरेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस वाले और उनके कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं बेसिकली। बहुत तो हमारे आपके साथी भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे आपके जैसे साथी भी देखते हैं उनके। हाँ, तो वही सब इसमें इन्वॉल्व है फिलहाल, और वही सब कहीं ना कहीं जुगाड़ में कुछ बैठाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कई बातें आ रही कि वो लोग जो जिनको टिकट देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ बिजनेस में पार्टनर्स है, ये सब है, तो ये सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट दखलंदाजी डायरेक्टली नहीं, बट जिनको इंटरेस्ट है पावर ब्रोकिंग में, वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र भाई का एक बहुत क्लियर मुद्दा है, आपको एक बात नरेंद्र भाई की माननी पड़ेगी, 182 लोगों को उन्होंने जिस तरीके से डिसिप्लिन में रखा है गुजरात में, और कॉर्पोरेट्स भी कभी चूचा नहीं कर पाए। ये क्यों हो रहा है, ओरेवा का मुद्दा, ये मुझे पता नहीं है, बट कॉर्पोरेट्स की इतनी हिम्मत कभी गुजरात में गवर्नेंस में दखल देने की हुई नहीं थी। तो खैर वो बात अलग है। मैं बात करूंगा निकुल भाई की। निकुल भाई ने एक बात बोली, एंटी इनकम्बेंसी। नरेश पटेल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते, जहां पे उन्होंने बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे बुजुर्ग जो है मना कर रहे हैं, औरतें हाँ बोल रही है और बच्चे हाँ बोल रहे हैं, तो उसमें ये बात उन्होंने कही थी। मैंने उनसे सवाल किया था कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बात है, तो उन्होंने बोला था कि ये हमारा एजेंडा नहीं था सर्वे का, पर सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट हुई है। लेवा पाटीदार के लीडर
धार्मिक संस्थान के नेता, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी मैं बात और जवाब देना चाहूंगा संजीव कुमार मिश्रा जी से। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाके ये बोले थे कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, भारत के भावी प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। और तब विजय रूपाणी जी जो गुजरात के सीएम रहे, वो तब प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के भाजपा के। 155 सीट का दावा था उनका, 112 आई थी। तो इस बार 160 का आप दावा कर रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, जैसे मैंने बोला, 5 कार्यकर्ताओं को 2 वोट लाने हैं और बीजेपी का समाप्त करेंगे, टाइम ओवर हो रहा है, समाप्त करेंगे प्लीज। निष्क्रिय कार्यकर्ता देख रहा हूं, तो ये सब चीजें हैं। तो इनमें कैसे मतलब वोट में ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ये देखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स की डायरेक्ट दखल अंदाजी नहीं है, उनके पावर ब्रोकर्स बिल्कुल सक्रिय। वो हिमांशु भाई, एक सवाल का जवाब 10 सेकेंड में चाहूंगा। आप चर्चा कर रहे थे कि होर्डिंग्स को लेकर चर्चा कर रहे थे कि भाई बीजेपी की होर्डिंग अब फट्टों में लग रही हैं, कियास्क में लग रही हैं, इस तरह की कुछ चर्चा कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, मतलब होर्डिंग्स हाईवेज पे उसमें कियोस्क में लगती है, जबकि आप अगर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स देखेंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। तो पता नहीं क्या चल रहा है बीजेपी, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं तो है जो बाहर नहीं आ रहा है, ये तो कंफर्म बात। बहुत शुक्रिया मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। मेरी एक थियरी एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बहुत शॉर्ट में मेरी एक थियरी एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट ये भी है कि गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। तो नरेंद्र भाई शायद एक बार गुजरात हार भी सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बेसिक्स देने की बात करी उसमें बहुत बड़ा पैसा लगेगा। 2 साल के लिए आप बॉर्डर लाइन केस रखेंगे ताकि आपके बीजेपी में जो ये नेता बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि अगर यहाँ नहीं परवड़ता है तो दिल्ली चले जाइए, वो उनके पैर में आ जाए, क्योंकि उनकी फाइलें खुलने वाली है। तंत्री मंत्री संतरी जो करप्ट है उनकी फाइलें खुलने। दोस्तों नरेंद्र भाई, बात हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। निकुल भाई आपका भी बहुत धन्यवाद। उर्वशी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और संजीव मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन बहुत जबरदस्त हुआ। गुजरात से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, दिल्ली से बहुत वरिष्ठ पत्रकार संपादक शैलेश जी जुड़े थे और तमाम पॉलिटिकल लोग गुजरात और तमाम जगह से जुड़े हुए थे। नटसेल में बहुत बड़ी बातें दो कहीं कि बीजेपी के लिए वहां राह आसान नहीं है, बहुत कठिन राह नजर आ रही है। और हिमांशु बयानी जी ने कहा कि भाई 1990 वाली स्थिति भी बीजेपी को वहां उसका भी सामना करना पड़ सकता है। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक छोटी सी सभा को संबोधित किया और उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को बखूबी उठाया। वो कह रहे हैं कि भाई 55 दिनों से हम लगातार यात्रा कर रहे हैं और हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो पकौड़ा तलने का इच्छुक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पचपन दिन में हजारों युवाओं से मिला हूं। पहला सवाल मैं पूछता हूं, क्या पढ़ाई की? कहते हैं, कोई कहता है इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, कोई कहता है एमबीबीएस किया। अलग अलग लोग यूनिवर्सिटी गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, उनके माता पिता ने मेहनत की, मजदूरी की, कहीं से पैसा निकाला और उनकी शिक्षा में डाला। और इस सड़क पे जिससे भी मैं बात करता हूं, जो भी युवा से मैं बात करता हूं, दूसरा सवाल मेरा होता है कि भैया आपने इंजीनियरिंग की, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, भाई आज करते क्या हो? सबसे पहले कहता है इंजीनियर तो नहीं बना। फिर मैं पूछता हूं, नहीं बताओ क्या करते हो? आधे लोग कहते हैं बेरोजगार हैं, उसके बाद आधे कहते हैं या मैं ओला चलाता हूं, उबर चलाता हूं। काफी ने मुझे कहा हम मजदूरी करते हैं। मोदी जी ने कहा था पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाने वाला मुझे एक नहीं मिला। यह है हालत हिंदुस्तान के युवाओं।